Hey everyone, I'm Sakshi. Once again, welcome back to my channel. पॉलिटी लूसेंट की हम सीरीज कर रहे थे और उसमें आज हम राज्यों का पुनर्गठन और नागरिकता विषय को पढ़ेंगे। हमें सीरीज को स्टार्ट करते हैं। भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया, इन तीन लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है और इन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट्स का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब जेवीपी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद जो मद्रास के तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने पोटी श्रीरामालू की अध्यक्षता में आंदोलन आरंभ कर दिया और 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामालू की मृत्यु हो जाती है। जब रामालू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भी हो जाता है। यह राज्य, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था। उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है जिसका निर्माण 1953 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और अन्य भी सदस्य थे दो, जिसमें थे हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एम. पनीकर, ये दो सदस्य और थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है जुलाई 1956 में पास होता है। इसके अनुसार भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय स्थापित किए गए। ओके, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने सभी बस्तियां जो पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल, ये सब भारत को सौंप दिया और इसके बाद क्या होता है, इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी का गठन कर दिया जाता है। 1961 में अभी जो हमारे कुछ और जो प्रोविंसेस थे जो पुर्तगालीज के पास थे, तो उनको भी हमारी जो सरकार है लाइक गोवा, दमन एंड दीव, ये सब पुर्तगालियों के पास थे। इसके लिए कार्रवाई की जाती है और उस पर जो है अधिकार कर लिया जाता है। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या होता है कि गोवा, दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके इनको भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका जो गठन है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करता है और जो इनके उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो हर वर्ष जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है क्षेत्रीय परिषद का, वो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारना है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में क्या डिफरेंस होता है, सांविधिक का मतलब है कि किसी लॉ के पास होने के द्वारा, किसी एक्ट के पास होने के द्वारा पास होने के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका प्रोविजन पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसे संवैधानिक बोलते हैं। जबकि सांविधिक जिसको किसी एक्ट के पास होने के द्वारा बनाया गया, तो ये सांविधिक है क्योंकि इसको किसके द्वारा बनाया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया 1956 के द्वारा। इधर ये 5 है एक्चुअली, तो 5 में दे रखा है कि कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में ये जो उत्तर वाले जो स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, जो ये मिडिल में जो स्टेट्स पड़ते हैं। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है, हमारा बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं ये इधर पड़ते हैं।
उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, और ये दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में जो स्टेट्स इंक्लूडेड हैं वो दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके जो मुख्यालय हैं इन परिषदों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स के तौर पे। तो भारत में हम ये पढ़ लेते हैं, भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के जो मुख्यालय हैं, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वोत्तर परिषद क्या है। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। तो इसका गठन इसके द्वारा हुआ है। इसके सदस्यों में देखिए, इसके सदस्यों में 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है प्लस 1 सिक्किम, ये 8 स्टेट इसमें शामिल हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना, और इसके कार्य वही हैं जो हमने अभी क्षेत्रीय परिषद के देखे थे, कुछ स्पेशल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। भारतीय नागरिकता भाग 2 में और अनुच्छेद से रिलेटेड है 5 से 11, इसमें भारतीय नागरिकता का जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारे अपन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जबकि ड्वेल सिटीजनशिप का है यूएस में। ओके, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार भारत में निम्न प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ वेज दे रखे हैं, 5 वेज दे रखे हैं, जिनमें से किसी भी एक आधार पर भारत का कोई नागरिक बन सकता है। एक पहला जो प्रोविजन है वो है जन्म से। यदि कोई 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत में किसी का जन्म होता है, वो क्या है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है, राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। विदेशियों के बच्चे और राजनयिकों के बच्चे मतलब क्या है, एम्बेसडर। राजनयिक का मतलब होता है एम्बेसडर, जो एम्बेसी यहाँ पे जो फॉरेन के कोई एम्बेसडर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर कोई यहाँ पे उस दिन पैदा हो जाते हैं, उसके बाद पैदा होते हैं, तो वो नहीं माने जाएंगे। प्लस जो विदेशी, सपोज कोई विदेशी जो फॉरेनर है, कोई घूमने आया हुआ है और सपोज वो उसका कोई बेबी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक होंगे, तो एक्सेप्शन है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यदि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। कब, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक, तो अगर कोई बाहर भी जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। कब, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसके मदर या फादर में से कोई ना कोई भारत का एक नागरिक जरूर होना चाहिए। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, अगर आप देशीयकरण का प्रमाण पत्र भारत सरकार से ले लेते हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। और देशीयकरण का जो प्रमाण पत्र है वो किस आधार पर मिलता है, अगर आप 10 साल से, पहले 5 साल का प्रोविजन था, अब 10 साल का, अगर आप कम से कम 10 साल से भारत में रह रहे हैं तो आपको ये देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल सकता है। एक है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, मतलब रजिस्ट्रेशन करा के ले सकते हैं। इसमें ये लोग शामिल हैं जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, या फिर वे इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुके हैं, भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडलीय देश कौन से होते हैं, वो सारे देशों का ग्रुप राष्ट्रमंडलीय देश आज इसमें इंक्लूडेड है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जो पहले क्या थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। भूमि विस्तार द्वारा का इसमें यह है कि सपोज अगर कल को कोई इंडिया किसी कंट्री को एक्वायर कर लेती तो उसके सिटीजन जो है स्वतः ही खुद से जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1986 था, 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा कुछ संशोधन हुए हैं, उसको देखते हैं हम। अब भारत में जन्म लेने वाले केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो भारत में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि जो है सिर्फ 6 माह थी। ठीक है, तो अब कम से कम आपको अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा जो है आपको लेना है तो आपको कम से कम 5 साल भारत निवास करना होगा। पहले जो ये अवधि थी
ये सिर्फ 5 वर्ष की थी। ओके, उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ये सब पे लागू होता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई भारतीय नागरिकता अभी कैसे प्राप्त की जा सकती है, हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता निम्न तरीके से अंत हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करके अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की सिटीजनशिप जो है ले लेता है, हमारा देश का कोई नागरिक और किसी देश की सिटीजनशिप ले लेता है और उसे नहीं यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसका जो है परित्याग हो जाएगा, उसकी चली जाएगी नागरिकता। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, ठीक है, आप खुद परित्याग करने का मतलब खुद से छोड़ देते हो या आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी नागरिकता तब भी चली जाती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कुछ बेसिस होते हैं जिसके आधार पर, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया और गवर्नमेंट को बुरा लगा और आपकी नागरिकता चलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ बेसिस होते हैं जिसके आधार पर जो है सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।